नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1946 विक्रम संवत 2081 आज श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 10 अगस्त सन 2024। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार। पेरिस ओलंपिक में भारत को छठा मेडल मिला। रेसलर अमन सहरावत ने ब्रॉन्ज दिलाया, कहा पदक माता पिता और देश को समर्पित। MDU अपडेट। बीएड व एमएड में प्रवेश के लिए बदली आवेदन की तारीख, अब 17 तक करें अप्लाई। मनु भाकर होंगी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर। परिवहन मंत्री असीम गोयल ने की घोषणा, बोले विदेशी धरती पर लहराया देश का परचम। किसानों को मिलेगा 2000 रुपए का बोनस। 15 अगस्त तक करें मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन। हरियाणा के स्कूलों में गुड मॉर्निंग नहीं बल्कि जय हिंद बोलना होगा। सरकार ने जारी किया आदेश। शिक्षा अधिकारियों को 15 अगस्त तक लागू कराने को कहा। जींद में भाकियू नोगामा खाप की बैठक। विनेश को सिल्वर मेडल नहीं मिला तो होगा आंदोलन। 15 अगस्त को निकालेंगे ट्रैक्टर यात्रा। नीट पीजी स्थगित करने की याचिका खारिज। CGI ने कहा 2 लाख स्टूडेंट्स व 4 लाख पेरेंट्स होंगे प्रभावित। 11 अगस्त को होगी परीक्षा। हरियाणा सरकार की ओलंपिक मेडलिस्टों को बड़ी सौगात। खेल विभाग में बनाए डिप्टी डायरेक्टर। हरियाणा विधानसभा चुनाव फतेह करने की रणनीति बनाएगी कांग्रेस। 51 दिग्गज नेताओं की आज दिल्ली में होगी बैठक। सिरसा में जजपा को बड़ा झटका। रानिया के पूर्व विधायक कृष्ण कंबोज ने पार्टी छोड़ी, कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। हरियाणा SSC ग्रुप डी जॉब्स अपडेट। हरियाणा में ग्रुप डी भर्ती का जारी हो सकता है रिजल्ट। मेडिकल के लिए टीमें हुई गठित। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में रविवार यानी 11 अगस्त 2024 को स्कूल खुले रखने के आदेश जारी। तिरंगा यात्रा के मद्देनजर स्कूलों को खुला रखा जाए और छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित के आदेश जारी। और डेरा जगमाल वाली गद्दी विवाद। महात्मा वीरेंद्र सिंह नए उत्तराधिकारी बने। परिवार के लोगों ने पहनाई पगड़ी। गद्दी को लेकर हुआ विवाद लगभग समाप्त। और अब खबरें विस्तार से। अगस्त के महीने की शुरुआत से ही हरियाणा में मानसून ने रुख बदल लिया है। किसी किसी जगह पर अच्छी खासी बारिश देखने को मिल रही है तो वहीं बरसात होने से लोगों को गर्मी और उमस दोनों से राहत मिली है। इसी बीच मौसम विभाग द्वारा बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। विभाग द्वारा जारी अलर्ट के अनुसार बता दें कि प्रदेश के यमुनानगर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, मेवात और पलवल जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा बाकी जिलों में भी बरसात की संभावना बताई गई है। विशेषज्ञों के हिसाब से यह बरसात फसलों के लिए फायदेमंद मानी जा रही है। बता दें कि अगस्त के महीने में अब तक 37% बरसात देखने को मिली है। बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में 29% कम बरसात देखने को मिली। अगले 24 घंटों के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तरी और पूर्वोत्तर मध्य प्रदेश, पूर्वोत्तर राजस्थान, हरियाणा के कुछ हिस्सों, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और असम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय यानी MDU से संबंधित शिक्षण कॉलेजों में सत्र 2024-25 के लिए बीएड, एमएड, बीएड स्पेशल एजुकेशन और एमएड स्पेशल एजुकेशन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आवेदन करने की लास्ट डेट बदल गई है। जी हां, आवेदन करने की अंतिम तिथि में यह बदलाव किया गया है। अब विद्यार्थी 17 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। ऐसे में जो विद्यार्थी आवेदन करना चाहते हैं और जिसने अभी तक अप्लाई नहीं किया है उसके पास आवेदन भेजने का एक और अंतिम मौका है। सत्र 2024-25 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और लॉकिंग 20 अगस्त तक की जाएगी। कैटेगरी वाइज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट 23 अगस्त को प्रदर्शित की जाएगी, जबकि फाइनल मेरिट लिस्ट की बात करें तो 30 अगस्त को जारी की जाएगी। अगर एडमिशन काउंसलिंग की बात करें तो पहली एडमिशन काउंसलिंग 2 सितंबर, तो वहीं दूसरी एडमिशन काउंसलिंग 11 सितंबर और तीसरी एडमिशन काउंसलिंग 20 सितंबर को होगी। वहीं दाखिले की प्रक्रिया के बाद कक्षाएं 10 अक्टूबर से प्रारंभ होंगी। हरियाणा में परिवारवाद का मुद्दा उठाकर कांग्रेस पार्टी को घेरने वाली भाजपा भी उसी राह पर चलने की तैयारी में है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी अपने 3 लोकसभा सांसदों के बेटे बेटियों को टिकट दे सकती है। इन सांसदों में पहला नाम गुरुग्राम के MP राव इंद्रजीत सिंह का है। राव के अलावा भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर और फरीदाबाद के सांसद कृष्णपाल गुर्जर के परिवार की अगली पीढ़ी को भी विधानसभा चुनाव में मौका मिल सकता है। भाजपा की ओर से ग्राउंड फीडबैक जानने के लिए जो सर्वे करवाए जा रहे हैं उनमें नेगेटिव फीडबैक आने के बाद पार्टी नेतृत्व चिंतित दिखाई दे रहा है। अलग अलग स्तर पर करवाए गए सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक बता दें तो आज की स्थिति में बीजेपी की सीटों का आंकड़ा घटकर 2 दर्जन के आसपास सिमट सकता है। यही वजह है कि पार्टी अपनी रणनीति बदलने को मजबूर हुई है। इसी के तहत सीएम नायब सिंह सैनी हर रोज किसी न किसी वर्ग को साधने के लिए लोक लुभाऊं घोषणाएं भी कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि राज्य में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए पार्टी अपने किसी भी नेता की नाराजगी मोल लेना नहीं चाहती है। इस बार बहुमत के आंकड़े तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि पार्टी की पूरी लीडरशिप ग्राउंड पर एकजुट नजर आए। इसके लिए 3 सांसदों के बेटे बेटियों को टिकट देने का फैसला लगभग लिया जा चुका है। विधानसभा चुनाव में 3 महीने से भी कम समय बचा है। अभी तक परिवारवाद के मुद्दे पर कांग्रेस और खासकर हुड्डा परिवार को घेरने वाला बीजेपी नेतृत्व हैट्रिक बनाने के लिए अब इस मुद्दे को ज्यादा हवा देने के मूड में दिखाई नहीं देगा।
हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने शुक्रवार को दूसरे दिन भी जींद के उचाना हलके में लोगों से मुलाकात की। उचाना मंडी में लेबर शेड के नीचे लोगों को संबोधित किया। बड़ौदा सहित दुष्यंत ने विभिन्न गांव के दौरे भी किए। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी वीरेंद्र सिंह के परिवार पर अटैक करते हुए उन्होंने कहा कि वे तो पहले ही कहते रहे हैं कि उचाना से चुनाव लड़ूंगा, अब उनसे पूछ लो कि वो मैदान छोड़कर भागेंगे तो नहीं। उन्होंने कहा कि मेरे पर वो शक करते थे, अब मुझे उन पर शक होने लगा है कि ये देखते हुए कि मैदान में आ गया, कहीं वो मैदान छोड़कर नहीं भाग जाए। पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सीएम ने आड़त को लेकर बहुत बड़ा झूठा वादा आड़तियों से किया है। धान की परचेज नवंबर में शुरू होगी, नवंबर तक तो अगली सरकार बन चुकी होगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि न रामराजी न राजराजी, न तो बारिश हो रही है और न ही किसान के खेत में पानी आ रहा है। जो लोग कहते थे कि हम 1 लाख रोजगार 4 महीने में दे देंगे, उनका एक इश्तेहार तक नहीं आया है। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि निरंतर अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं। आज अपराध के अंदर हरियाणा नॉन स्टॉप है, पुलिस को सख्ती करनी चाहिए। हरियाणा में करनाल की इंद्री विधानसभा में हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा को लेकर पहुंचे लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार अब मात्र 1 महीने की मेहमान है, क्योंकि 15 सितंबर से आचार संहिता लागू हो जाएगी। उन्होंने सरकार पर सिर्फ घोषणाएं करने और जमीनी स्तर पर कोई भी कार्य पूरा न करने का आरोप लगाया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने 100 गज के प्लाट देने का वायदा किया था, लेकिन आज तक एक भी प्लाट नहीं दिया गया। दीपेंद्र हुड्डा ने मनीष सिसोदिया को 18 महीने बाद मिली जमानत पर कहा कि सरकार जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को निशाना बना रही है, यह प्रजातंत्र के लिए सही नहीं है। चुनाव में मुकाबला पार्टियों और उनकी नीतियों का होना चाहिए, लेकिन वर्तमान सरकार हर विरोधी नेता पर जांच एजेंसियां छोड़ देती है। हुड्डा ने कहा कि मनीष सिसोदिया को बेल मिलना स्वागत योग्य है। दीपेंद्र हुड्डा ने इनेलो बीएसपी के गठबंधन को जनाधार विहीन करार दिया और कहा कि उनका कोई वास्तविक मुकाबला नहीं है। अगर कोई मुकाबला है तो वह बीजेपी और कांग्रेस का है, जिसमें कांग्रेस प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। वहीं उन्होंने जेजेपी और इनेलो पर व्यंग्य कसते हुए कहा कि जेजेपी और इनेलो का मुकाबला अब नोटा के साथ है। पेरिस ओलंपिक में फाइनल से ठीक पहले ओवरटेक बता अयोग्य करार दी गई विनेश फोगाट की याचिका पर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स यानी CAS में सुनवाई हुई। भारत की ओर से एडवोकेट हारिस साल्वे विनेश के सिल्वर मेडल की मांग के केस में मदद कर रहे हैं। सुनवाई में कोर्ट ने यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग यानी UWW से रेसलिंग को लेकर नियम पूछे। इसके बाद CAS ने कहा कि पेरिस ओलंपिक की समाप्ति से पहले विनेश फोगाट की याचिका पर फैसला कर दिया जाएगा। यह मामला अब सोल आर्बिट्रेटर को भेजा गया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह ऐसा मामला नहीं है कि जिस पर 1 घंटे के अंदर फैसला लिया जा सके। CAS ने यह भी कहा कि विनेश फोगाट ने भी इस मामले में अर्जेंट फैसले की मांग नहीं की है, फिर भी इस प्रक्रिया को तेजी से निपटाया जाएगा। वहीं इसको लेकर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी IOC के प्रेसिडेंट थॉमस बाग से पूछा गया कि क्या वे विनेश फोगाट मामले में 2 सिल्वर मेडल देने के पक्ष में है, तो इस पर बाग ने कहा, यदि आप सामान्य रूप से एक कैटेगरी में 2 सिल्वर मेडल देने की बात कह रहे हैं तो मेरा जवाब है नहीं। इंटरनेशनल फेडरेशन के नियम है और उनका पालन किया जाना चाहिए। बता दें कि ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होने पर विनेश फोगाट संन्यास ले चुकी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इसका ऐलान किया है। हरियाणा के स्कूलों में बच्चों को गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलना होगा। इसके लिए हरियाणा सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। विद्यालय शिक्षा निदेशालय ने 15 अगस्त तक इस आदेश को सभी स्कूलों में लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी, स्कूल मुखिया और स्कूल प्रभारियों को पत्र जारी कर दिया है। पत्र में कहा गया है कि राज्य के सभी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों में देशभक्ति व राष्ट्रीय गौरव की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। वह गुड मॉर्निंग के स्थान पर अब जय हिंद का अभिवादन के रूप में प्रयोग करें। इससे विद्यार्थियों को प्रतिदिन राष्ट्रीय एकता की भावना और देश के समृद्ध इतिहास के प्रति सम्मान के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। फसलों की MSP की लीगल गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे पंजाब के किसानों को हरियाणा बॉर्डर पर रोकने में अहम भूमिका निभाने वाले जिन 3 IPS और 3 HPS अधिकारियों के नामों की सिफारिश हरियाणा सरकार ने वीरता पुरस्कार के लिए की थी, केंद्र सरकार ने उन नामों को खारिज कर दिया है। यह जानकारी केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान शुक्रवार को दी है। केंद्र सरकार ने कहा कि उक्त नामों की सिफारिश देरी से की गई थी, ऐसे में उक्त नामों को पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। वहीं हाईकोर्ट ने इसी जानकारी को आधार बनाकर याचिका को खारिज कर दिया है। उनमें IG शिबास कविराज, करनाल के पूर्व SP जसनदीप रंधावा और जींद के SP सुमित कुमार का नाम शामिल था। वहीं दूसरी तरफ याचिका में आरोप लगाया गया था कि इन सभी ने किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए भारी बल प्रयोग किया था। जैसे ही इन अफसरों को पुरस्कार देने की सिफारिश हुई थी, उसका पंजाब में जबरदस्त विरोध भी हुआ था। किसानों से लेकर सभी राजनेताओं ने इसका विरोध किया था।
हरियाणा की ओलंपिक खिलाड़ी मनु भाकर को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाएगा। परिवहन, महिला एवं बाल विकास मंत्री असीम गोयल ने इसकी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि मनु भाकर ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर देश व प्रदेश में परचम लहराने का काम किया है। परिवहन मंत्री शुक्रवार को अम्बाला छावनी जिया वाटिका में आयोजित एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। परिवहन मंत्री असीम गोयल ने कहा कि खिलाड़ी मनु भाकर व सरबजोत सिंह ने ओलंपिक में मेडल जीतकर देश व प्रदेश में परचम लहराने का काम किया है। इस बात का हर भारतवासी को गर्व है। हरियाणा की बेटी मनु भाकर ने 2 कांस्य पदक जीते, जो कि भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। सुप्रीम कोर्ट ने नीट पीजी परीक्षा 2024 को स्थगित करने से इनकार कर दिया है। यह फैसला सीजेआई की बेंच ने दिया है। बेंच नीट पीजी 2024 परीक्षा को स्थगित करने वाली मांग याचिका पर सुनवाई करते हुए अपना फैसला दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश DYE चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले पर सुनवाई की। सीजेआई ने कहा कि हम नई शिक्षा नीति नहीं बना सकते और यह एक आदर्श दुनिया नहीं है। हम एग्जाम शेड्यूल नहीं करेंगे। 2 लाख स्टूडेंट्स और 4 लाख पेरेंट्स इससे प्रभावित होंगे। 5 याचिकाकर्ताओं के कहने पर 2 लाख छात्रों के कैरियर को खतरे में डाला जाएगा। हम इन याचिकाकर्ताओं के कारण इतने सारे उम्मीदवारों के कैरियर को खतरे में नहीं डाल सकते। अब नीट पीजी परीक्षा पहले से तय यानी 11 अगस्त रविवार को 2 शिफ्ट में आयोजित की जाएगी। दरअसल ये पिटीशन कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर का अलॉटमेंट देर से होने को लेकर दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि कैंडिडेट्स को एग्जाम सेंटर पहुंचने में परेशानी होगी। एक बात और, नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज यानी NBE ने नीट पीजी 2024 एग्जाम के लीक होने की खबरों को सोशल मीडिया, खासकर टेलीग्राम मैसेंजर के जरिए फैलाने के दावों को गलत बताया है। पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के 57 केजी वेट कैटेगरी में भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हरियाणा के अमन सहरावत ने प्यूर्टो रिको के डर्लिन तोईक्रूज को 13-5 से हरा दिया। अमन ने भारत को कुश्ती में पहला मेडल दिलाया है। अमन ने ब्रॉन्ज मेडल अपने दिवंगत माता पिता और भारत को समर्पित किया है। 21 वर्षीय अमन सहरावत पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले एकमात्र पुरुष पहलवान है। इससे पहले अमन सहरावत गुरुवार को सेमीफाइनल मैच हार गए थे। उन्हें जापान के पहलवान ने 10-0 से पटखनी दी। इससे पहले उन्होंने क्वार्टर फाइनल में 57 किलोग्राम वर्ग में अल्बेनिया के पहलवान को 12-0 से पटखनी देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई थी। वहीं मैकेडोनिया के पहलवान को 10-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अब उन्होंने 57 केजी वेट कैटेगरी में भारत को ब्रॉन्ज मेडल जिता दिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी CET 2024 के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। इस परीक्षा का आयोजन 21, 22, 25 और 26 अक्टूबर को किया जाएगा। उम्मीदवार वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकेंगे। इस भर्ती के तहत प्लाटून कमांडर, जेलर, हॉस्टल सुपरिटेंडेंट ग्रेड 2, जूनियर अकाउंटेंट, पटवारी, जिलेदार, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, सुपरवाइजर मेल एंड फीमेल, तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट के पद भरे जाएंगे। पदों की संख्या मेंस एग्जाम के नोटिफिकेशन के साथ जारी की जाएगी। 12वीं लेवल के लिए उम्मीदवारों को किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। तो वहीं न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तय की गई है। लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत दर्ज कर उत्साहित नजर आ रही हरियाणा में कांग्रेस पार्टी अब विधानसभा चुनाव की रणनीति बनाने में जुट गई है। इस संबंध में 10 अगस्त यानी आज नई दिल्ली में पहली राज्य स्तरीय बैठक का आयोजन होगा। कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया की अध्यक्षता में हरियाणा भवन में बुलाई गई इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष उदयभान, पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के कार्यकारी प्रधान जितेंद्र भारद्वाज समेत सभी 51 सदस्य उपस्थित रहेंगे। हरियाणा चुनाव राजनीतिक कमेटी में ज्यादातर वही नेता शामिल हैं जो सूबे की किसी न किसी विधानसभा सीट से चुनावी रण में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। 10 अगस्त यानी आज होने वाली इस बैठक में सत्तासीन बीजेपी के खिलाफ रणनीति बनाने के साथ साथ कांग्रेस के विधानसभा चुनाव जीतने की योजना पर विचार विमर्श किया जाएगा। हरियाणा के सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में वीरवार को कैबिनेट मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें कई अहम फैसलों पर मोहर लगाई गई। इनमें से एक बड़ा फैसला किसानों को लेकर भी किया गया। लोकसभा चुनाव में किसानों की भारी नाराजगी का शिकार बनी बीजेपी ने अब किसानों को रिझाने का प्रयास करते हुए खरीफ सीजन की सभी फसलों पर 2000 रुपए प्रति एकड़ बोनस देने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने बताया कि सूबे में ऐसे किसानों की संख्या का एक बड़ा आंकड़ा है जिनके पास 1 एकड़ से भी कम जमीन है। ऐसे में सभी किसानों को 2000 रुपए बोनस दिया जाएगा। इसके लिए किसानों को 15 अगस्त तक मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अति आवश्यक होगा। इसके साथ ही फल व सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा, यानी फलों व सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को भी 2000 रुपए प्रति एकड़ बोनस दिया जाएगा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 819 अंक की तेजी के साथ 79,705 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 250 अंक की बढ़त रही और ये 24,367 के स्तर पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 27 में तेजी तो वहीं 3 में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी के 50 शेयरों की बात करें तो 45 में तेजी और 4 में गिरावट रही। रिलायंस, इन्फोसिस, महिंद्रा एंड महिंद्रा और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI ने बाजार को ऊपर खींचा, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति और सन फार्मा ने बाजार को नीचे की तरफ खींचा। वहीं एशियाई बाजारों
में भी तेजी देखने को मिली। जापान के निक्के में 0.56% और हांगकांग के हैंगसेंग में 1.17% की तेजी रही। चीन का संघाई कंपोजिट 0.27% गिरा और कोरिया के कोस्पी में 1.24% की तेजी रही। सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 458 रुपए बढ़कर 69,663 रुपए पर आ गया है। वहीं 1 किलो चांदी 1383 रुपए बढ़कर 80,263 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है। वहीं चांदी 29 मई को अपने ऑल टाइम हाई यानी 94,280 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई थी। तो वहीं बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में 10 ग्राम 22 कैरेट सोने की कीमत 64,400 रुपए और 10 ग्राम के ही 24 कैरेट सोने की कीमत 70,140 रुपए पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।